नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात अमेरिका ईरान के बीच बढ़ रही टेंशन की हम करेंगे, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा था कि बदला तो हम लेंगे और अमेरिका ने बदला लेकर दिखा दिया। इराक और सीरिया पर ईरान के ठिकानों पर हमले किए गए, जहां पर 18 के आसपास ईरानियों की मौत हो गई। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान जो कह रहा था कि अगर अमेरिका हमें निशाना बनाएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, क्या ईरान अब कदम उठाएगा? और अगर ईरान कदम उठाता है तो क्या फिर यह जंग अमेरिका वर्सेस ईरान की होने वाली है? क्या यह जंग तेहरान में होने वाली है? और क्या अगर अमेरिका और ईरान भिड़ जाते हैं तो क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? कई सवाल हैं जिसे समझने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन जिस वक्त ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, उस वक्त भारत के पड़ोसी मालदीव पर भारत के दो दुश्मन नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं। चीन मालदीव की नजदीकियों से आप वाकिफ हैं, लेकिन कंगाल पाकिस्तान कहता है कि मालदीव की मदद हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मालदीव की मदद करना क्यों चाहता है? उस वक्त जिस वक्त वो अपनी आवाम को 3 टाइम का भोजन खिला नहीं पा रहा, IMF अगर मदद ना करे तो पाकिस्तान सड़क पे आ जाता है, उस वक्त वो कहता है कि हम मालदीव की मदद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान कौन सा वो खेल है, कौन सी वो कट्टरवादी सोच है जिसे मालदीव में पहुंचाना चाहता है? आज उसके बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे कि क्या चीन के इंटरेस्ट हैं, क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, और क्यों इस वक्त हिंद प्रशांत महासागर में मालदीव की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बीच इजराइल हमास जंग पर भी आज चर्चा होगी। 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन क्या यह जंग खत्म होगी या फिर यह उसी तरह चलती रहेगी जिस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है? कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी एक्सपर्ट से। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने ईरान मिलिशिया ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। अमेरिका के हमलों में 18 से ज्यादा ईरानियों की मौत। अमेरिका ने इराक सीरिया के 60 ठिकानों पर किए हमले। हमने जवाब देना शुरू कर दिया है, यह बाइडेन ने कहा। अमेरिका ने ईरान मिलिशिया ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका के हमलों में 18 से ज्यादा ईरानियों की मौत। अमेरिका ने इराक सीरिया के 7 ठिकानों पर हमला किया। हमने जवाब देना शुरू कर दिया है और जारी रहेगा। में 18 से ज्यादा ईरानियों की मौत। अमेरिका ने इराक सीरिया के 7 ठिकानों पर हमला किया। हमने जवाब देना शुरू कर दिया है, यह जारी रहेगा। यह जो बाइडेन ने जो कहा, इस बात में बहुत राज छिपे हैं। जब जो बाइडेन कहते हैं कि जवाब देना तो शुरू कर दिया है, लेकिन यह जारी रहेगा। ईरान को लगता है कि अगर यह पहली और आखिरी एयर स्ट्राइक थी तो ईरान भूल जाए। ग्राफिक्स जल्दी से प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमेरिका ने लिया बदला, फंस गया ईरान। अमेरिका का सीरिया इराक पर हमला। अमेरिकी हमले में 18 ईरानियों की मौत। क्या अब ईरान करेगा अमेरिका पर हमला? यह बड़ा सवाल है और यहीं पर वो सुई अटकी पड़ी है जो इस जंग को पूरे खाड़ी देशों में फैला सकती है। ईरान ने किया हमला तो फैल जाएगी जंग। आमने सामने की जंग से बच रहे हैं अमेरिका ईरान, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं वो दोनों को आमने सामने ला रहे हैं। इसको समझने की कोशिश की जाएगी, मगर जंग के करीब पहुंच रहे हैं दोनों ही देश। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बड़ी चुनौती है। ईरान को चीन और रूस की मदद की उम्मीद है, लेकिन क्या वाकई में चीन रूस सामने आएंगे अगर यह ईरान वर्सेस अमेरिका हो जाएगा?
एक्सपर्ट्स इसका जवाब दे पाएंगे। ईरान में किया हमला तो फंस जाएगा अमेरिका, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या बाइडेन चाहेंगे ऐसा राष्ट्रपति चुनाव से पहले? इतिहास भी कुछ ऐसे ही संकेत देता है। 3 खास मेहमान आज चर्चा में तमाम सवालों के जवाब समझाने के लिए मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। शुक्रिया सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, एयरफोर्स ऑफिसर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, जय हिंद सर आपको भी शुक्रिया। डॉक्टर महेंद्र सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, जय हिंद। लंबे वक्त के बाद आज आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए, शुक्रिया सर जी। नमस्कार। मेजर जनरल राजन कोचर सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। अगर हम ईरान को सुने, अगर हम अमेरिका को सुने, कई बार ऐसा लगता है कि दोनों चाहते हैं कि जंग ना हो, तनाव ना बढ़े, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि दोनों आमने सामने होने पर मजबूर हैं। और जिस वक्त जो बाइडेन ये कहते हैं कि हमने जवाब देना शुरू कर दिया है और ये आगे भी जारी रहेगा, क्या संकेत सा? देखिए राजेश जी, ये पूरा जो एरिया है अभी आज मिडिल ईस्ट का, ये इजराइल और हमास की लड़ाई जो चल रही है, ये उसकी वजह से वॉलेटाइल हो चुका है। और आपने उसको देखा कि रेड सी में भी जी वहां पे हाउथीज का जैसे अटैक अभी भी जारी है। और ईरान का जो एक रोल है मिडिल ईस्ट में, वो हमेशा चाहता है कि वो अपने आप को एक लीडर की तरह मिडिल ईस्ट में लेके आए, और वो मिडिल ईस्ट को कभी भी एक स्टेबल एरिया नहीं बनने देंगे। बिकॉज बेसिकली ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में लीडरशिप की जंग है। दूसरा ये है कि इजराइल और ईरान के रिलेशंस काफी खराब है जी, और उसकी वजह से अमेरिका भी इस पकड़ में आ चुका है। और जो अटैक्स ईरान के मिलिशिया, जैसे कि आपने देखा कि जॉर्डन में अटैक हुआ जी, और नॉर्थ इराक में अटैक्स होते रहते हैं, और सीरिया में भी होते रहते हैं, बिकॉज वहां पे अमेरिकन बेसेस है। तो जब भी अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक हुआ है, और ये नई बात नहीं जी, ये काफी सालों से चल रहा है, एक टिट फॉर टैट होता है। अमेरिकन बेस पे अटैक हुआ तो अमेरिका ने उसको रिटेलिएट किया। मेरा ये मानना है कि जब तक ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, एक उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आज कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और जब तक देशों के नेशनल इंटरेस्ट मिलेंगे नहीं या एक समझौते की तरफ बात नहीं जाएगी, ये मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। दूसरा, इसमें चाइना और रशिया का रोल भी आप कम मत समझिए जी, बिकॉज एक नेक्सस बन रहा है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, टर्की और ईरान, और ये नेटो को चैलेंज कर रहे हैं आज। तो जब तक ये इस टाइप के तनाव हमको देखने को मिलेंगे, तो हम नहीं समझ सकते कि ईरान के ऊपर इसका कोई असर होगा। दूसरा, अमेरिका ने 2 ऑप्शंस थे अमेरिका के पास। एक ऑप्शन था कि ईरान के अंदर स्ट्राइक की जाए जी, और दूसरा ऑप्शन था कि जितने भी मिलिशिया के बेसिस है जो ईरान सपोर्ट करता है, उनको टारगेट किया जाए। तो अमेरिका ने दूसरा ऑप्शन लिया, बिकॉज अगर पहला ऑप्शन लेता तो हो सकता है कि जंग की सिचुएशन पे हम लोग आके खड़े हो जाते, पर आज ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका के बीच में जंग होगा। अभी तो खाली बयानबाजी चलेगी
और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि अमेरिका के और स्ट्राइक्स होंगे। ठीक है सर, मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका को भी अच्छे से पता है कि वो अगर ईरान के अंदर घुसा तो निकल नहीं सकता। ईरान को भी पता है कि वो किसी भी हालत में अमेरिका से जीत नहीं सकता। लेकिन दो तीन कारण बड़े अहम हो जाते हैं सर। जिस वक्त ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह, हुती, हमास काम कर रहे हैं, जिस वक्त सऊदी जो कि अमेरिका का खास अलाई है वो ईरान को पसंद नहीं करता है, चाहे चीन ने बेशक समझौता करा दिया हो, उस वक्त जिस वक्त अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल चाहता है कि ईरान का वजूद ना हो, उस वक्त क्या वाकई में बाइडेन के ऊपर प्रेशर है और तेहरान पे भी प्रेशर है कि ना चाहकर भी आने वाले वक्त में आमने सामने हो सकते हैं? राजेश, पेंटागन और व्हाइट हाउस अभी तक अफगानिस्तान में जो चोट लगी थी उससे उबर नहीं पाया है। वो अभी तक अफगानिस्तान को छोड़कर जब भागा था तो उसके जो घाव है चाट रहा है उसको। और पेंटागन का क्लियर आंकलन है कि इस वक्त अमेरिका के पास वो रिजर्व ऑफ पावर नहीं है कि वो ईरान में एक कन्वेंशनल वॉरफेयर करे ईरान की जो सरकार के साथ। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री जितने भी हथियार एक दिन में बनाती है उसका आधा हथियार हर रोज हवाई जहाज भर के यूक्रेन जा रहा है। अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक दिन में जितने हथियार बनाती है, मैं बम, गोले, रॉकेट, मिसाइल की बात कर रहा हूं, गाइडेड वेपन्स की बात कर रहा हूं, जीपीएस लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की बात कर रहा हूं, ये अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जितना बनाती है उसका आधा जो दूसरा हिस्सा है वो जा रहा है हर रोज हवाई जहाज भरकर इजराइल को। ऐसी हालत में अमेरिका जो है अपनी 50% स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को बाध्य है, मजबूरी है कि ताइवान के पास और साउथ चाइना सी के पास वो रखे। उसको तो वो हाथ ही नहीं लगा सकते। अमेरिकन कांग्रेस का जो ब्लेसिंग है वो नहीं है। अमेरिकन कांग्रेस का हुक्म बहुत क्लियर है कि अमेरिका की आधी मिलिट्री पावर जो है वो साउथ कोरिया में बुसान में रहेगी, जापान में ओकिनावा में रहेगी और फिलीपींस में 4 मिलिट्री बेस है और एक एयरफोर्स का बेस है अमेरिका का, वहां पर रहेगा। गुआम जो है वो अमेरिका का एक्चुअल लॉन्चिंग पैड है। अगर चीन ताइवान पर या साउथ चाइना सी हमें कुछ करता है उसको तो टच नहीं कर सकते। बीच में जब ऐसी खबरें आई कि यूक्रेन में और इजराइल में आर्म्स की शॉर्टेज पड़ गई तो अमेरिका ने अपने पैसिफिक फ्लीट से हवाई जहाज भरकर इजराइल को बम, गोले, हथियार भेजे। ठीक है। जैसे ही कांग्रेस को पता लगा तो कांग्रेस ने उस पर बैन लगा दिया। आज की तारीख में अमेरिका के पास वो रिजर्व ऑफ पावर नहीं है कि वो एक और फ्रंट खोल ले ईरान के साथ। जी राजेश। लेकिन एक चीज जो मैं समझना चाहूं कि क्या बहुत कुछ अब ईरान की जवाबी कार्रवाई पर डिपेंड करेगा कि ईरान क्या एक्शन लेता है? देवनाथ सर। जी हाँ राजेश, देखिए ईरान जो है बहुत ही मैन्यूवरिंग और टैक्टफुल लीडरशिप से भरा हुआ है। 1979 से वहां जो भी लीडरशिप आती है, आयतुल्लाह हो, कोई भी हो, पहले खमेनी, सबको ये मालूम है कि अमेरिका से कैसे टैकल करना है। ईरान कभी भी गलती से भी अमेरिका के ऊपर या अमेरिकन एसेट के ऊपर खुलेआम हमला नहीं। ठीक है, चलिए, वो भले ही छोटे मोटे अटैक कर ले अमेरिकन एसेट्स के ऊपर अपने हिजबुल्लाह के, हुती के थ्रू, लेकिन ईरान जो है अमेरिका से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहा है, करता रहेगा। ईरान ने देख लिया कि इराक का क्या हुआ, सद्दाम हुसैन का क्या हुआ, तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हश्र कभी भी ईरान का हो। लेकिन ईरान को यह भी मालूम है कि अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो ईरान की जमीन में एक भी बॉम्ब या क्रूज मिसाइल से डायरेक्ट हमला करे। ठीक है राजेश, चलिए मैं आता हूं। डॉक्टर महेंद्र सिंह, 2-3 पॉइंट समझने हैं। अगर बात हम अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की करें, जो बयान दे रहे हैं कि यह शुरुआत है और हमले जारी रहेंगे, अगर अमेरिका के इतिहास को भी हम देखते हैं तो तमाम जो उनके राष्ट्रपति हैं सेकंड टर्म के लिए किसी न किसी देश का इस्तेमाल करते आए हैं। क्या बाइडेन इस परंपरा को
दोहराने वाले हैं या फिर बदल सकते हैं? अगर रईसी की बात करें ईरान के अंदर, वो किस सोच में है? क्या वाकई में उनको लगता है कि चीन और रूस उनकी मदद के लिए आ जाएंगे? क्योंकि चीन तो वो देश है जो रूस की मदद के लिए आगे नहीं आया, तो ईरान कहां पहुंच जाएगा? देखिए राजेश जी, ये अभी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी ने बहुत सही बात कही कि न ईरान की हिम्मत है कि वो अमेरिका के ऊपर सीधा हमला करे, न अमेरिका की हिम्मत है कि वो ईरान के ऊपर सीधा हमला करे, क्योंकि दोनों देश जो है किसी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं और उसके विभिन्न कारण हैं। देखिए, ये जो हमले हुए हैं ये इराक और सीरिया में हुए हैं, और क्योंकि अमेरिका में जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम बात करें, कोई भी प्रेसिडेंट वहां पे पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ नहीं जा सकता है। और जिस प्रकार जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों को मारा गया, निश्चित रूप से सभी को ये अंदेशा था जी कि जो है वहां पे जो आंतरिक घरेलू राजनीति है उसमें जो है जो जनमत है या जो लोकमत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए, और वही हुआ कि अमेरिका ने जो है इराक और सीरिया से हमले किए, जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो ठिकाने थे, जो ऑफिशियल नहीं थे, जो अनऑफिशियली रूप से वहां संचालित हो रहे थे। और हालांकि फिलहाल अभी अगर हम देखें तो इराक में करीब जो है 2500 अमेरिकी सैनिक हैं और सीरिया में करीब 900,000 के करीब हैं। तो ये अमेरिका की कोशिश है कि वो ये संदेश दे कि आप सीधे रूप से कन्फ्रंटेशन हमसे मत करिए, और अगर आप करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे, क्योंकि वो अमेरिकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर, चाहे वो बाइडेन रहे हो, चाहे ट्रंप रहे हो, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट रहा हो, वहां पे कंटिन्यूटी होती है उनकी फॉरेन पॉलिसी में, उनकी डिफेंस पॉलिसी में। और वो हम शुरू से देखते आए हैं कि अगर वहां पे एक जनमत है कि नहीं अमेरिका को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो वो फिर उस तरीके की कोई सोच नहीं होती है कि मॉरलिटी, एथिक्स और हेजिटेशन और सारी चीजें। उनकी बहुत ही एक यथार्थवादी रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी है, और जो सीधे गवर्न होती है उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट से। वो किसी भी वैल्यू, मॉरलिटी, इसको जो है अपनी विदेश नीति में कभी भी नहीं लाने देते हैं। तो ये साफ था जिस दिन से जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों को मारा गया कि अमेरिका निश्चित रूप से ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ये साफ है, जैसा आपने भी कहा अपने उद्बोधन में, कि चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीज हो, चाहे वो हमास हो, पूरे विश्व को पता है कि इनको सारा का सारा वित्तीय और सैन्य समर्थन ईरान से मिल रहा है। और खासकर ईरान जो कोशिश कर रहा है, एक संघर्ष कर रहा है कि अपने आप को सऊदी अरेबिया और अब एक उभरता हुआ नया दावेदार है टर्की, उसके खिलाफ जो है मिडिल ईस्ट में इस्लामिक कंट्रीज में अपने आप को एक सर्वमान्य जो है लीडर के तौर पर, अगुआ के रूप में, लीडर के। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास, फिर आता हूं महेंद्र जी, मैं फिर आता हूं मेजर जनरल राजन कोचर सर। लेकिन मैं सिक्के का एक और पहलू देख रहा हूं, एक और तस्वीर देख रहा हूं। अमेरिका को भी पता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बेहद नजदीक है, और अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिए, जो बनाने के बेहद करीब कहा जा रहा है, तो फिर अमेरिका और इजराइल के पास कोई चारा नहीं होगा। क्या उससे पहले पेंटागन या कहें तेल अवीव ये सोच रहे हैं कि कुछ कार्रवाई जो है वो ईरान पे जरूरी है? सर देखिए, न्यूक्लियर ऑप्शन एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, और मुझे नहीं लगता कि ईरान कभी अपना न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। नहीं, मैं फिर अगर हो सकता है मैं सही से ना कह पाए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान बनाने के करीब है और उसको रोकना अमेरिका और इजराइल का मकसद है। क्या उस लिहाज से हम देख सकते हैं जो इस वक्त टेंशन बढ़ रही है? सर देखिए, ये टेंशन मिडिल ईस्ट में ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से नहीं बढ़ रही जी। एक 2019 में एक
ट्रीटी के ये बहुत पास आ गए थे अमेरिका और यूएस, जिसमें एक समझौता होना था कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं लेके जाएगा और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ लेके जाएगा जी। पर आप देखिए, यू कैनॉट हैव डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। आप अगर एक न्यूक्लियर पावर है, अगर कोई और देश न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं, मुझे आप बताइए। और दूसरा, आज चाइना का और रशिया का ईरान को सपोर्ट है। पाकिस्तान, ये एक रिकॉर्ड पर है कि पाकिस्तान ने ईरान को हेल्प किया है अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर जो भी उनको मदद चाहिए थी एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा इसका सपोर्ट रहा है। और पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक एलाई की तरह रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है जैसे हम सोचते हैं जी। और ना तो इजराइल ना तो अमेरिका के पास आज कैपेबिलिटी है कि वो ईरान को रोक सकते हैं। और अगर ईरान चाहेगा तो वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब अपना बना लेगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑलरेडी बना चुका होगा। तो अभी कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती रहती है बीच में कि ईरान के पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई इन्फ्लुएंस करेगा। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक भी करता है, देखिए आप, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, बिल्कुल, क्या फर्क पड़ा उस सैंक्शंस का? चाइना और उसको रशिया ने वो उसको सैंक्शंस को नकार दिया और वो इसको ईरान के साथ बिजनेस करते, इंडिया भी ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है। तो ये सैंक्शंस का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और इससे ज्यादा अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी में ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाए। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि में फिलहाल बात नहीं उठ रही है। ईरान की एयरफोर्स की ने आपने बात की है, ये जग जाहिर है, ईरान को भी मालूम है कि उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी के सामने एक घंटा नहीं टिक सकती जी। लेकिन अमेरिका को मालूम है अगर अमेरिका की आर्मी ने ईरान पर बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने की कोशिश की तो उनका क्या हश्र होगा। इसका उन्होंने एक चख लिया है इराक में जी। देखिए, ईरान जो है, इराक की जो फौज थी, सद्दाम हुसैन की जो फौज थी, ईरान उसके मुकाबले 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईरान की पॉपुलेशन भी 3 गुना ज्यादा है। तो अमेरिका को मालूम है कि अगर उसने ईरान पर बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की कोशिश की तो हर रोज हवाई जहाज में भर भर के बॉडी बैग्स अमेरिका में वापस जाएंगे। अमेरिका की जनता को इस इलेक्शन ईयर में अगर ईरान से बॉडी बैग्स हर रोज 5-5, 10-10 आना शुरू हो गए, जो बाइडेन तो हार जाएंगे इलेक्शन। जहां तक ईरान पर हमला करने की बात है, ये समझना पड़ेगा कि हुती ने 4-5 मिसाइल दागे और पूरे रेड सी में और गल्फ ऑफ एडन में और पूरे दुनिया की जो कमर्शियल शिपलाइंस थी वो डिस्टेबलाइज हो गई, खलबली मच गई। अगर अमेरिका ने ईरान को डायरेक्टली हमला किया, कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो ईरान ने क्या करना है कि पूरी पर्शियन जो गल्फ है उसमें अपना कहर ढा देना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ईरान की छोटी सी नेवी है लेकिन उनके पास बहादुर लड़ाके काफी हैं, वो लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट कर देंगे जी। अमेरिका को जो बैकडोर डिप्लोमेसी में बहरीन, यूएई, कतार, ओमान, कुवैत सब बार बार बोल रहे हैं कि सर आप ईरान पर हमला मत करो, क्योंकि अगर ईरान पर हमला किया तो उसकी लड़ाई की चपेट में बहरीन, यूएई, कतार, ओमान, कुवैत ये सब आ जाएंगे, इनके पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। अमेरिका को भी मालूम है कि अगर ईरान ने 2 या 3 जहाजों को पर्शियन गल्फ में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास या नॉर्थ अरेबियन सी में डुबा दिए तो पूरे दुनिया में ऑयल प्राइस जो है वो आसमान के भी ऊपर चली जाएगी। तो अमेरिका किसी भी हालत में फिलहाल जानता है कि उसको ईरान को छूना नहीं है। ठीक है साहब। जहां तक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की बात है,
इंडियन एयरफोर्स में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हमें नहीं चाहिए। चीन के पास J-20 है, हम उसका मुकाबला कर लेंगे। देखिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान बॉम्बर्स के भी पास है छोटे सर, मोटे उसके पास खिलौने हैं, हम उसका मुकाबला कर लेंगे। देवनाथ सर, बॉम्बर्स जी। भी हैं मेरे ख्याल से चीन की एयरफोर्स के पास। मुझे याद आ रहा है कि गलवान तनाव के बीच हमने LAC के पास उनको उड़ते हुए देखा था। अगर दुश्मन के पास है तो जी हाँ, चीन ईंट का जवाब पत्थर से तो देना पड़ेगा सर। देखिए राजेश, चीन के पास जो बॉम्बर्स हैं वो बहुत पुराने रशियन मॉडल को ही उन्होंने री इंजीनियरिंग करके बनाए हैं, प्रोपेलर टाइप हैं, कुछ छोटे मोटे जेट उन्होंने फिट किए हुए हैं। उनका स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल वैल्यू जीरो है। अब क्या है कि अगर वो गलती से बॉर्डर के पास आ गए, हमने वहां पर S-400 तैनात किया हुआ है। S-400 जो है 400 किलोमीटर की दूरी से ही इनको देख लेगा। दूसरी बात है कि इंडियन एयरफोर्स ने जितने भी उत्तर में एयरबेस हैं वहां पर सुखोई 30, राफेल जैसे फाइटर विमानों को तैनात किया हुआ है, जो कि हवा में उड़कर तिब्बत में घुसकर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से चीन के जो ये खिलौने हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, उनको चने भुट्टो की तरह आसमान से गिरा देंगे। जहां तक अगर वो गलती से भारत के अंदर आ गया, मुझे जहां तक नॉलेज है, हमसे पहले रूस ने चीन को S-400 दे दिया था और उसने डिप्लॉय भी हमसे पहले ही कर रखा है सर। चलिए मैं आपके पास आता हूं, बाद में आऊंगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो चीज मुझे आपसे समझनी होगी, हमारी वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जो यूरोप तक जाएगा। एक सपना है और काफी फायदे की बात भी होगी, लेकिन जब तक ईरान जैसा देश हुती, हमास, हिजबुल्ला का समर्थन करता रहेगा, जब तक ईरान मिडिल ईस्ट को इसी प्रकार से उलझाता रहेगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा सर? डॉक्टर नहीं, देखिए राजेश जी, ये समझना होगा ईरान को भी, इसमें ईरान का ही नुकसान है, या मिडिल सिर्फ जो है इस कॉरिडोर से सिर्फ भारत या यूरोप का फायदा नहीं होने वाला है जी, इससे मिडिल ईस्ट को भी फायदा होने वाला है। और जो आर्थिक संगठन बनते हैं, जो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और उनका सबका लक्ष्य जो है वो जो है पूरे विश्व में जो ट्रेड है, सर्विसेज है, उसका फ्री एकदम मुक्त व्यापार हो, बिना किसी रुकावट के व्यापार हो, यही उनका लक्ष्य होता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ईरान को या कोई भी देश है, उन्हें समझना होगा कि इस तरीके से जो प्राचीन काल में अगर इस तरीके से चाहे हम देखें सिल्क रूट और व्यापार के जो माध्यम थे, जो श्रृंखलाएं थी, वो अगर रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है तो निश्चित रूप से इससे भारत सहित या पश्चिमी देशों के अलावा मिडिल ईस्ट के देशों को भी फायदा होने वाला है। लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेने की बात है तो निश्चित रूप से ये तमाम विश्लेषक मानते हैं कि एक फ्रंट इसी वजह से खोला गया, खासकर अमेरिका जब यूक्रेन में उलझा हुआ था जी, तो कि किस तरीके से अमेरिका को, खासकर चीन के उकसावे पे कि अमेरिका को महाशक्ति बनने, अमेरिका की जो महाशक्ति की पदवी है उसको चुनौती दी जाए। और दूसरी तरफ ये काफी लोग ये मानते हैं कि जो आईमैक है उसको रोकने के पीछे भी इस युद्ध, खासकर ईरान की जो मंशा रही है, उसके द्वारा समर्थित जो नॉन स्टेट एक्टर्स रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हमास हो, हुती हो, उनके पीछे भी ये लक्ष्य रहा है। और इनको कोशिश, देखिए ये संघर्ष जो है एक विचारधाराओं का संघर्ष है, जहाँ एक तरफ जो है कट्टरपंथी विचारधाराएं हैं जो पूरे विश्व की प्रगति को, अर्थव्यवस्था को डिसरप्ट करना चाहती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एक उदारवादी विचारधाराएं हैं, उनकी कोशिश है कि किस तरीके से वैश्वीकरण के युग में जो है जहाँ पे गुड्स, सर्विसेज, ट्रेड सब जो है मुक्त व्यापार पे पहल भारत की तरफ से कोई पहल की जा सकती है? हमें ईरान से काफी अच्छे संबंध है, क्या ईरान को बताया जा सकता है कि जो खेल आप मिडिल ईस्ट में खेल रहे हैं वो आपके दोस्त देशों के लिए ही परेशान करने वाला है? महेंद्र जी। हाँ, देखिए निश्चित रूप से भारत ने इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर की शुरुआत की है। अगर हम कहें तो इनिशिएटिव हमारा है, तो निश्चित रूप से और पूरी कोशिश होगी कि जो मसाला रूट है इसको दोबारा जो है पुनर्जीवित करने की,
इससे भारत की अगर हमने जो है अपना लक्ष्य बनाया है कि विश्व की हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो हमें इस दिशा में भारतीय विदेश मंत्रालय को निश्चित रूप से, और विदेश मंत्री एस जयशंकर है तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है, वो ऐसा कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुकें। मालदीव पर चीन पाकिस्तान की गंदी नजर। चीनी उप प्रधानमंत्री ने मालदीव का किया दौरा। मालदीव को आतंकी अड्डा बनाना चाहता है पाकिस्तान। मालदीव से 10 मई तक सैनिक निकालेगा भारत। मालदीव पर चीन पाकिस्तान की गंदी नजर। चीनी उप प्रधानमंत्री ने गुपचुप तरीके से मालदीव की यात्रा की। मालदीव को आतंकी अड्डा बनाना चाहता है पाकिस्तान। मालदीव से 10 मई तक सैनिक निकालेगा भारत। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद सीधा राजन कोचर सर के पास चलते हैं। मालदीव पर चीन पाक की गंदी नजर। चीन की बात करें तो भारत को घेरना चाहता है। मालदीव में जिहादी सोच पाकिस्तान फैलाना चाहता है। इंटरेस्ट क्यों है दोनों देशों का, वो आपको समझना होगा। चीन की बात करें तो चीन मालदीव को कर्ज के जाल में फंसाकर कुछ वैसा ही हाल करना चाहता है जो श्रीलंका पाकिस्तान का हुआ। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान चाहता है कि आतंकी सोच वहां पर पैदा करके भारत के साउथ राज्यों को, दक्षिणी राज्यों में जो है आतंक को फैलाया जा सके। और केरल में हम कुछ ऐसा नमूना हाल के सालों में देख चुके हैं। हिंद महासागर में मजबूत पकड़ करना चाहता है चीन। भाई पाकिस्तान की बात करें तो वो लश्कर ने जो है मालदीव में, लश्कर के साथ आईएसआईएस ने मालदीव ने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है। नेक्स्ट, सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना चीन का मकसद है, क्योंकि जो तेल उसका मिडिल ईस्ट से आएगा वो यहीं से निकलेगा। वहीं पाक मदरसों ने मालदीव में वहाबी इस्लाम को फैलाया है जो कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, मलक्का स्टेट की काट निकालना। वे मालदीव को जासूसी टावर के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल भी करना चाहता है, यानी कि आईएसआई का गढ़ बनाना चाहता है। हम सीधा मेजर जनरल राजन कोचर सर के पास चलेंगे। सर से ही समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक से सर बहुत ज्यादा प्यार पाकिस्तान का भी उमड़ा है मालदीव के लिए। चीन की गोद में तो मुइजू बैठ ही चुके हैं। भारत के लिहाज से हम इसे कैसे देख सकते हैं सर? देखिए, जो भारत के विरुद्ध बोलेगा तो वो पाकिस्तान तो उसको सपोर्ट करेगा जी। और दूसरा ये है कि हम इस फैसले पर बहुत जल्दी आ रहे हैं। अभी आप देखना मालदीव्स में अभी क्या सिचुएशन बनने वाली है। 17 मार्च को मालदीव्स की पार्लियामेंट में इंपीचमेंट का मोशन पेश होने वाला है और म्योजू के अगेंस्ट है ये। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है और 56 जो मेजॉरिटी पार्टी है जी, जो माले डेवलपमेंट पार्टी है उसके पास सीट्स है और 2/3 मेजॉरिटी आपको 58 सीट्स देती है। तो इस हिसाब से कोई मुश्किल नहीं होगा इम्पीच करना। पर बीच में हम ये भी उम्मीद लगा रखे हैं कि जैसे भारत में भी होता है, खरीद फरोख्त होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को खरीद लिया जाता है, तो उस टाइप की सिचुएशन भी मालदीव में आ सकती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये पहली बार हम मालदीव में नहीं देख रहे। चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव में बहुत सालों से है और इट इज ऑन रिकॉर्ड के मालदीव के कुछ आज जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो चाइना के पेरोल में रहे हैं। और जो काम चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर का मालदीव में कर रहा है वो कई सालों से कर रहा है। तो पहली चीज ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ओवरनाइट मालदीव में नहीं आया। ओके। अच्छा, दूसरा ये है कि वहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन काफी हद तक मालदीव में हो चुकी है और इसीलिए एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स पे इलेक्शन लड़ा गया था और जीता गया था।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 17 मार्च तक इंडिया से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं निकलनी चाहिए जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है मालदीव में, वो उसको इस्तेमाल कर सके, प्रोपेगेंडा कर सके मालदीव में। ठीक है सर। दूसरी चीज ये है कि एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंडिया को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए मालदीव में, हमारा मालदीव के लोगों के साथ अपना कांटेक्ट बरकरार रहना चाहिए। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि पूरा जो हेल्थ केयर है, मालदीव के जितने भी लोग हैं वो इंडिया में आते हैं, सर्जरी करानी है, अपनी ट्रीटमेंट्स करानी है, अपनी जिस प्रकार से एक्सपर्टीज है इंडिया में डॉक्टर्स की, सर्जन्स की, मेडिसिन अवेलेबिलिटी की और कॉस्ट फैक्टर की। जी, बीच में हम सुन रहे थे कि मालदीव ने श्रीलंका को भी अप्रोच किया है, पर श्रीलंका के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूं एक टेम्पररी सेटबैक इंडिया के लिए, और इसको आप एक परमानेंट सिचुएशन मत समझिए। आपने श्रीलंका में भी देखा था, हबन टोटा में जी, जिस हिसाब से चाइना आया था, आज चाइना की शिप को इनकार कर दिया उन्होंने, इनके के लिए परमिशन नहीं दी गई। समय कम होता जा रहा है। मैं यूके देवनाथ सर आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर महेंद्र मैं आपके पास आना चाहूंगा। 17 मार्च का सर ने जिक्र किया, लेकिन अगर मोहम्मद मुइज़ बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या वो फिर से मालदीव की जनता में ये नहीं कहकर जाएंगे कि देखिए भारत ने हमारी सरकार को गिरा दिया है? वो पहले ही इंडिया आउट के तहत भारत के खिलाफ मालदीव के लोगों की भावनाओं को भड़काते हुए आए हैं। क्या एक और मौका उनको नहीं मिलेगा? और क्या हमें इंतजार करना होगा कि मालदीव खुद देख ले कि चीन के साथ जाकर क्या हश्र होता है? सब डॉक्टर महेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बोलिए। मालदीव को नेपाल से सीख लेनी चाहिए और मुइज़ को केपी शर्मा ओली से सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार एक बहुत ही प्रो चाइना पॉलिसी अपना के केपी शर्मा ओली ने तमाम जो है ऐसे विवादित बयान दिए, भारत के साथ संबंध खराब करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की जनता ने उसे, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, उसको स्वीकार नहीं किया जी। और जो है नेपाल ने जिस प्रकार से चीन के साथ साथ भारत, अपने पड़ोसी देश, प्रमुख पड़ोसी देश और इवन जो पश्चिमी देश हैं अमेरिका के साथ जो सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है, वो सीख मुझे लगता है कि भारत के सभी छोटे पड़ोसी देशों को लेनी चाहिए। और उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज को भी, जो चीन का जो एक माया जाल है जिसमें वो इन गरीब देशों को, इन कम विकसित देशों को फंसाने की कोशिश करता है, उनको सबको सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से श्रीलंका का हर्ष और तमाम ऐसे देश हैं अफ्रीका में जो इस चीन के कर्जाल में फंसे गए। तो मुझे लगता है कि मालदीव को इससे सीख लेनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारत सरकार ने जो नेपाल के साथ संबंधों में एक बड़ी भूल की थी, वो मालदीव के साथ संबंधों में नहीं करनी चाहिए। जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट मैं समय थोड़ा सा कम है, बस 1 मिनट के लिए मुझे यूके देवनाथ सर के पास से जाना होगा। यूके देवनाथ सर, इस राजन कोचर सर ने भी बड़ी अहम बात कही कि कट्टर सोच मालदीव के अंदर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान इसी सोच का फायदा उठाना चाहता है, और हमने इसका नमूना केरला में देखा है। अगर पाकिस्तान भी चीन के साथ वहां पर मौजूद होता है तो कितना चिंताजनक होगा भारत के लिए, खासकर राजेश। हमें पाकिस्तान की तो परवाह नहीं करनी है, चीन भी हमारा कंपटीटर नहीं बन सकता। मालदीव हमेशा से हमारा दोस्त रहा है, आज भी दोस्त है। मैं ये अक्टूबर से लेकर आज की बात को आप भूल जाइए। जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था उसमें 600 करोड़ रुपए का एड हमने मालदीव के लिए डिक्लेयर कर दिया है। अभी जुलाई में जब बजट पेश होगा आप देखना, ये एड बढ़कर 600 करोड़ से 750 करोड़ बढ़ जानी है मालदीव। उनकी दोस्ती हमारे से बहुत अच्छी है जी। जो हमारे टूरिस्ट हैं वो अभी भी दिल खोल के मालदीव में जा रहे हैं, वहां आनंद प्रमोद से रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मालदीव में जितना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है,
22,000 इंडियन एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स मालदीव में काम करते हैं उनको मदद करने के लिए। चीन जो है बहुत जल्दी मालदीव से आउट होने वाला है। आज की तारीख में चीन ने मालदीव को $4 बिलियन का लोन दिया हुआ है, जिसमें से 90 बिलियन वो हर साल वापस ले लेता है, जो कि मालदीव के जीडीपी का करीबन 10% है। तो मालदीव बहुत देर तक चीन के इस सूदखोरी को सहन नहीं कर पाएगा। मालदीव को मालूम है उसे अगर रहना है, खुशी रहना है, तो भारत के साथ ही खुशी रहना है। और भविष्य में भारत और मालदीव की दोस्ती मजबूत होगी। आज भी उनका जो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में है, उनके साथ काफी खुशनुमा माहौल में सारे प्रोटोकॉल्स और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हुए हैं। तो हमने एक कदम पीछे ले लिया है। हमने हमारे सर्विस शिप को वापस बना लिया है, जो हमारे हेलीकॉप्टर और डोर्नियर हैं उसके क्रू को रोटेट कर रहे हैं। तो एक कदम हमने पीछे लिया है। मोइजू बहुत जल्दी ही भारत के मित्र बन जाएंगे। चलिए, ऐसी उम्मीद जी राजेश जी, ऐसी उम्मीद की जाएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल राजन कोचर सर बहुत बहुत शुक्रिया, यूके देवनाथ सर बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आज चर्चा के बाद एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि चीन के सर्विलांस के जो जहाज हैं वो हिंद प्रशांत महासागर में आते हैं, गश्त करते हैं। लेकिन आज भारत को भी एक नया जहाज मिला है जिसका नाम है INS संधायक। इसके बारे में मैं जानकारी आपको दे दूं, उसके बाद नेवल चीफ ने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इसके बारे में जान लीजिए, ये जरूरी क्यों है। तो इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और बड़ा दिन था भारतीय नौसेना के लिए, और लगातार नौसेना के लिए भारत सरकार बहुत काम कर रही है, क्योंकि चुनौतियां लगातार समुद्र में बढ़ रही हैं। नौसेना को मिला INS संधायक, सर्विलांस शिप INS संधायक नौसेना में शामिल हो गया है। INS संधायक की रेंज 11,000 किलोमीटर के आसपास है। बोफोर्स गन और चेतक हेलीकॉप्टर से ये लैस है। इसे 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। 4 दिसंबर 2022 को नेवी को यह सौंपा गया था। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करके कई जानकारियां देगा। संधायक की स्पीड की बात करें तो 30 किलोमीटर पर आवर है। वजन 3,400 टन के आसपास है। अधिकारी जो हैं, नेवी ऑफिसर जो हैं, वो 18 इसमें तैनात रह सकते हैं। भाई नौसैनिक 160 तैनात रह सकते हैं। ये 80 के दौर से ही भारतीय नौसेना में शामिल था, लेकिन INS संधायक का ये अपग्रेडेड वर्जन जो है अब उसे समुद्र में उतार दिया गया है। नेवल चीफ ने क्या कुछ कहा है वो आप जल्दी से सुन लीजिए। To leverage this flexibility to undertake a diverse range of roles and tasks, the Navy over the last decade has launched an equally diverse range of state-of-the-art platforms indigenously. Be it the mighty aircraft carrier Vikrant, the deadly destroyers of the Visakhapatnam class, the versatile Nilgiri class frigates, the stealthy Kalveri class submarines, the nimble shallow water ASW craft, or the specialized diving support vessels. We are carefully crafting a balanced Atmanirbhar force in service of an ascendant Bharat. In fact, the last 33 such warships and submarines that have been commissioned in the last 10 years are all built in India, and Sandhayak is the 34th warship to be built in Bharat. तो भारतीय नेवी के सामने, इंडियन नेवी के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। जहां चीन की एक चुनौती अलग है, लेकिन अरब सागर में जिस प्रकार से भारतीय नौसेना ने हुती का मुकाबला किया है वो काबिले तारीफ है। और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि आने वाला वक्त जो है वो ब्लू वाटर का है, और यहां पर भारत को और मजबूत होना होगा, और उसी तरफ भारतीय नौसेना ने अपने कदमों को बढ़ा दिया है। तो आज डिफेंस स्पेशल में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।